आज चर्चा करना है हमारे कीट प्रबंधन पर। आदरणीय विनय कुमार जी अभी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय विनय कुमार जी को, जो हमारे लखनऊ से 3 दिन से लगातार कीट प्रबंधन पर चर्चा चल रही है। कल मैंने जो है लाइट रैप जो है अपने मूंग के खेत में लगाया है, उससे बहुत अंतर आया। आज मैं दिखाऊंगा उसमें कितने कीड़े आए हैं। और मैं डॉक्टर विनय कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और आज का विषय है कि हम इस प्रणाली को, इस विधि को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, हर किसान खेत तक कैसे पहुंचे, इसके लिए सदन से हम प्रस्ताव भी लेंगे। और जब तक हमारे चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं तब तक हम जो है जुड़ चुके हैं। जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, सामने हैं सर, जी, बैठे हैं डीडी तो साहब। उनका डीडी साहब परिचय बैठे कराने का हैं, कष्ट जुड़े करें। हैं आदरणीय जी। विनय जी, उनका हाँ, परिचय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय का परिचय के साथ आमंत्रित करने का कष्ट करें आप। आज के चीफ जस्टिस कार्यक्रम के एग्रीकल्चर कार्यक्रम का जो हो रहा है कीट प्रबंधन पे, श्री श्रवण कुमार सर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उप निदेशक बाराबंकी, और उनका बहुत अच्छा अनुभव है। हम लोगों ने साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम किया गया, व्यक्तिगत रूप में काम कर रहे हैं सर। और बहुत जो कोई सरकारी योजना से नहीं हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग व्यक्तिगत तौर पे जो इसका देखा गया हम लोगों ने दुष्प्रभाव, उसकी शुरुआत की गई। और सुल्तानपुर, जहां मैं जिला का अधिकारी था, वहां सर पहले रहे थे जिला का अधिकारी, वहां शुरुआत किया गया। और आज धीरे धीरे करके कई जिलों में धीरे धीरे व्यक्तिगत स्तर पर ये फैल रहा है। और बाराबंकी में भी जिला का अधिकारी और सीडीओ साहब मिलकर साथ में मैं भी गया था। और सर अपने व्यक्तिगत स्तर से जो काम कर रहे हैं, वहां सरकारी योजना नहीं चला रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे हैं। भले ही वो जो भी काम कर रहे हैं, जहां जहां काम हुआ था, सरकारी योजना अलग चल रही, मगर ये आईपीएम वाला जो है प्रोग्राम, ये व्यक्तिगत स्तर पे सर अपने निर्देशन में वहां पर कर रहे हैं। और सभी लोग हम लोग जुड़े हैं उसमें। धन्यवाद सर, उपस्थित हैं। नमस्कार सभी लोग, सभी सुबीजनों को नमस्कार मेरा। मैं श्रवण कुमार, डीडी एग्रीकल्चर बाराबंकी हूँ। जैसा कि विनय जी ने परिचय दे ही दिया है, जैसा कि काफी लोग जुड़े हुए हैं। बेसिकली जो आजकल आपका जो मिशन है, वो बेसिक आप योग पे काम कर रहे हैं। और लोगों को योग की दिशा में जो आप लोगों ने कदम उठाए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे पूरी दुनिया को योग का जो संदेश गया है, वो हमारे हिंदुस्तान से ही गया है। और बेसिकली हम योग के माध्यम से अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा खान-पान है, अगर वो खान-पान हमारा शुद्ध नहीं होगा, तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख सकते। हमारा पर्यावरण है, हमारी भूमि है, हमारा जल है, सभी प्रदूषित हो चुके हैं। आप जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम साँस ले रहे हैं, जो भी हम जल पी रहे हैं, वो सभी ही प्रदूषित है। उसमें जो पेस्टिसाइड का रसायनों का जो ज़हर घुल रहा है, वो आजकल देखने लायक है कि हम आखिरकार किस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा में काम करने की बहुत ही आवश्यकता है कि जैसा कि आप कह रहे थे कि इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए। जैसे आपने योग को आंदोलन बना दिया, वैसे आप इसको जन आंदोलन भी बना सकते हैं। और इस दिशा में आप काम कर भी रहे हैं। और बेसिकली देखिए क्या होता है कि हम जो भी खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारी ये कंपनीज़ हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इन्होंने एक संदेश दे रखा है कि बिना केमिकल पेस्टिसाइड के और केमिकल फर्टिलाइज़र के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप 1960 के पूर्व के दशक में जाइए, तो आप महसूस करेंगे क्या उस समय केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का प्रचलन था? नहीं था। तब हम प्राकृतिक रूप से ही खेती करते थे, प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे और प्रकृति के साथ में हम मिल के काम करते थे। इसीलिए हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय देखिए निश्चित रूप से उस समय अच्छी प्रजातियों का प्रचलन नहीं था, अच्छे बीज नहीं थे और अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जिसकी वजह से जो हमारा उत्पादन होता था, वो हमारा उत्पादन कम था। लेकिन जो भी उत्पादन हमारा होता था, वो क्वालिटेटिव था। बात अब होने लगी कि हमने अच्छे बीज लाए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 1965 के दशक में हमारा जो है वो हरित क्रांति आ गई, जिससे कि अच्छे-अच्छे बीज, अच्छी-अच्छी प्रजातियाँ आ गईं। हमने उर्वरक को बढ़ावा दिया, हमने नए-नए पेस्टिसाइड ले आए
लेकिन हमने इनके कुप्रभावों से बचने के लिए कोई भी कारगर उपाय अपनाया नहीं। आज दुनिया में देखें ऐसे जो देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हम लोग डेवलपिंग में हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो भी पेस्टिसाइड है वो पेस्टिसाइड फ्री का यूज़ कर रहे हैं और हिंदुस्तान से जो भी हमारा खाद्यान्न जा रहा है, बेसिकली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो भी हमारा खाद्यान्न जो भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस वजह से वापस हो जाता है, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रेसिडुअल पेस्टिसाइड का प्रभाव है कि उसकी वजह से हमारा खाद्यान्न हम अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट केवल गल्फ कंट्रीज में कर रहे हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में उतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, इसलिए कर रहे हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्री में जाएँ तो वहाँ इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस है, इतने ज़्यादा क्वारंटाइन्स हैं, कि जिसकी वजह से हम अपना जो है, जो भी फूड ग्रेन्स या जो भी हमारी वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। क्यों हो रहा है कि हम इस बेसिक चीज़ से बहुत ही दूर हो चुके हैं। अब अगर औसतन देखें कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग पेस्टिसाइड का प्रयोग ही देखा जाए तो औसतन आधा किलो के लगभग प्रति हेक्टेयर के लगभग औसत आता है और जिसमें मैक्सिमम जो है 75% तो केवल आपका वेजिटेबल पर ही जा रहा है। बाकी अन्य खाद्यान्न में जा रहा है, लेकिन बेसिकली हम लोग पेस्टिसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर कहीं कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं आपकी वेजिटेबल्स में। और वेजिटेबल्स में चाहे टमाटर हो, चाहे बैंगन हो, चाहे मिर्च हो, कोई भी चाहे कुकर बिट्स हो, इवन चाहे फ्रूट्स में भी देखिए, फ्रूट्स में चाहे मैंगो हो, चाहे एप्पल हो या चाहे आपका ग्रेप्स हो। आप इनको अगर आप देखेंगे, तो आप पाएँगे कि इसमें इतना ज़्यादा रसायनों का प्रयोग हो रहा है कि आप उन बागानों में अगर आप चले जाएँ, तो आप वहाँ पे देख कर के आप उसको खाएँगे नहीं। इसी प्रकार से वेजिटेबल के केसेज़ में अगर आप देखें और हम विनय दोनों लोग जाते थे फील्ड में तो देखते थे कि जो आपकी शिमला मिर्च है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है कि आप उसको देख कर के मन नहीं करेगा कि मैं इसको खाऊँ। ऐसे टमाटर में भी है, ऐसे बैंगन में भी है और उन रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है कि जो रसायन प्रतिबंधित हैं और जिनका जो है सेफ यूज़ के लिए प्रतिबंधित किया गया है कि इन रसायनों का वेजिटेबल में प्रयोग ना किया जाए और किया भी जाए तो सेफली किया जाए। लेकिन ना तो किसानों को पता है कि वो सेफली कैसे प्रयोग करें और दुकानदारों को तो इसलिए उनको तो इंटरेस्ट इस बात का है कि उन्हें उससे अधिक आमदनी प्राप्त होती है, इसलिए वो उनको विक्रय करते हैं। तो इस दिशा में हम बात करेंगे जैसे कि इस समय कुकरबिट्स चल रहे हैं, तो इसमें हमारी कुछ महिला बहनें भी जुड़ी हुई हैं। तो कुकरबिट्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसमें भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। कुकरबिट्स में हम लोगों को ये चाहिए कि कुकरबिट्स में बिल्कुल पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें और जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत पुरानी विधा है, सभी लोग जानते हैं कि ये लगभग 67 के आसपास आई थी और इंडिया में आते-आते लगभग उसको 85 और 86 के स्तर पे हमारे यहाँ भी इसको अंगीकृत किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग जो है इसको कई चीज़ों से कोरिलेट करने लगे। अब हम केवल जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं करते हैं, हम उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम उसमें जो है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, सॉइल हेल्थ की भी बात करने लगे क्योंकि हमारा पूरा पर्यावरण ही प्रदूषित हो चुका है। आप साँस भी ले रहे हैं, तो उसमें भी पेस्टिसाइड घुला हुआ है। आप जो है पानी पी रहे हैं तो उसमें भी पेस्टिसाइड है। ज़मीन में जो भी फसलें उगाई जा रही हैं उनमें भी पेस्टिसाइड का रेसिडुअल इफ़ेक्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अंधाधुंध हम लोगों ने इतना प्रयोग कर लिया है कि इसको हम कैसे दूर करेंगे? सबसे पहले बात आती है कि हम आईपीएम क्यों अडॉप्ट करें? आईपीएम इसीलिए आवश्यक है कि प्रकृति के साथ में जो भी छेड़छाड़ हो रही है, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, हमारी धरती प्रदूषित हो रही है, हम इसको बचाने के लिए आईपीएम प्रयोग कर रहे हैं। आईपीएम से हम अपने पर्यावरण को संतुलित रखें, अपनी ज़मीन को स्वस्थ रखें और अपने जो है पानी को भी स्वस्थ रखेंगे, तभी जो है अच्छी फसलों को अच्छे उत्पादन अच्छे खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे। जैसे योग हमारे शरीर को मजबूत करता है,
और योग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी उपचार करते हैं। जैसा कि बाबा रामदेव भी कहते हैं कि योग के माध्यम से आप बिना कोई दवाइयों का प्रयोग किए ही आप गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी उपचार कर सकते हैं। लेकिन वो उपचार तो तभी करेंगे जब आपका खान-पान शुद्ध होगा। अगर आपका खान-पान शुद्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में बिना स्वस्थ खाद्यान्न खाए क्या हम योग के माध्यम से अपने शरीर को पुष्ट हष्ट-पुष्ट रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप देख रहे हैं कि आस-पास भी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, हर घर में कैंसर हो रहा है, हर घर में जो है हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं और इतनी ढेर सारी बीमारियाँ हैं जिनका कारण केवल और केवल पेस्टिसाइड ही है। जहाँ तक टोबैको की बात आती है कि टोबैको के सेवन से भी बहुत ढेर सारे कैंसर होते हैं, लेकिन और भी तरीके के जो कैंसर हो रहे हैं, वो पेस्टिसाइड के प्रभाव से भी हो रहे हैं। चाहे यूटेरस का हो, चाहे लंग्स का हो, चाहे लीवर का हो, आमाशय का हो, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे भी कैंसरस हैं जिनको कि हमारे विज्ञान जगत ने, हमारे जो डॉक्टर हैं, अच्छे-अच्छे संस्थानों के डॉक्टरों ने इसको कहा है कि ये जो भी बीमारियाँ हो रही हैं, इसका मुख्य और कारण केवल रसायनों का प्रयोग है। इन रसायनों के कुप्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कौन-कौन सी विधाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो जब हमारा किसान खेती करता है तो उसके दिमाग में आता है कि हम अपनी मृदा को कैसे स्वस्थ रखें। तो मृदा में स्वस्थ रखने के लिए हमें जीवांश युक्त खादों का प्रयोग करना है, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना है, जैविक जो भी खादें चाहे वो हरी खाद हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे कंपोस्ट खाद हो। इन खादों का जब प्रयोग करेंगे, तभी हम ज़मीन में जीवांश जो है उसको ले जा सकेंगे। वर्तमान में जो जीवांश का स्तर है चाहे पूरे देश में देखिएगा, वो बहुत ही लोअर लेवल पे हो गया और यदि जीवांश हमारे ज़मीन में नहीं होगा, तो हमारी ज़मीनें जो है वो अ, ब निर्जीव जैसी हो जाएँगी, बंजर हो जाएँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्वस्थ शरीर में हृदय का काम होता है। हृदय जब तक धड़कता है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जीवित रहता है। ऐसे ही हमारी ज़मीन का जो हार्ट है, वो ऑर्गेनिक कार्बन है और उस हार्ट को हमें जीवित रखना है और वो जीवित रखने के लिए हमें पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हमको प्राकृतिक माध्यमों के माध्यम से भी जो हमारे जीवांश युक्त खादें हैं, उन खादों को प्रयोग करना है, जिससे कि हमारा जीवांश लेवल जो सामान्य जो लेवल है 0.75% वो कम से कम उस स्तर तक तो पहुँच जाए। यदि अगर उस स्तर तक नहीं होगा तो जो भी जीवांश है, जो हमारे ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन है ऑर्गेनिक सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन सूक्ष्म जीवाणुओं का जो सर्वाइवल है वो ऑर्गेनिक कार्बन ही होता है। उसी को ये भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी में ये पनपते हैं, वो लगभग नष्ट हो गए हैं। जो भी हमारे ज़मीन में जो हमारे लाभदायक कीड़े थे वो लगभग नष्ट हो गए हैं। जैसे कि केचुआ आप देख रहे होंगे, केचुआ अब समाप्त जैसा हो गया है। ऐसे और ढेर सारे जो प्राकृतिक हमारे मित्र हैं, प्राकृतिक मित्र कीट हैं, वो लगभग खत्म हो गए। कारण वही है कि हम पेस्टिसाइड का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो लाभदायक कीड़े हैं, वो लगभग नष्ट हो जा रहे हैं। उसके लिए हमको बहुत ढेर सारे विकल्पों को प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उसमें कहा गया है कि अगर हम खेती करते हैं तो कल्चरल प्रैक्टिसेज़ करें, जैसे गहरी जुताई करें, गर्मियों की जुताई करें, उसमें जो है जो हमारे खरपतवार हैं, खरपतवारों को नष्ट कर दें। तो कहने का आशय है कि फसल चक्र बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फसल चक्र में आप देखते हैं कि लोग धान और गेहूँ ही फसल के रूप में ले रहे हैं। जिससे कि एक तरीके का जो फसल पक्र चक्र लिया जाता है, उससे हमारी ज़मीन से जो जीवांश पदार्थ होते हैं, जीवांश तत्व होते हैं, उनको पौधे ज़्यादा ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन में उन तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि फसल चक्र को एडॉप्ट करना चाहिए, जैसे दलहनी फसलें ले रहे हैं, तो उसके बाद एक दली फसल लें। यदि गहरी जड़ वाली ले रहे हैं तो फिर उथली जड़ वाली लें। ये कहने का मतलब ये है कि हमें जो फसल चक्र है उसको विविध तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो हम मैकेनिकल मेजर्स यूज़ करते हैं जिसमें कि लाइट ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, तो इनको भी ये सबसे कारगर हैं। आप देखेंगे कि लाइट ट्रैप के माध्यम से लगभग 60 से लेके 80% तक जो कीड़े नियंत्रित हो जाते हैं। कीड़ों के जो आने का समय होता है वो लगभग शाम को जैसे सूर्यास्त होता है, उसी समय कीड़े निकलते हैं और 2 ढाई घंटे का उनका समय होता है जिस समय वो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं।
तो इस अवस्था में अगर हम सोलर यूज कर लेते हैं, सोलर लाइट यूज कर ले, जो कि सोलर लाइट जो होती है वो ऑटोमेटिकली होती है और सेंसर बेस्ड होती है, तो आसानी से आपको जलाना बुझाना नहीं पड़ता है। उसको लगाने से 2 फायदे हो जाएंगे, आपको समय बच जाएगा और ऑटोमेटिकली जब जल जाएगी तो उससे कीड़े मकोड़े भी आसानी से आ सकेंगे और ये इसका खर्चा भी कम आता है। इसके माध्यम से भी हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टिकी स्ट्रिप्स भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे कि ब्लू स्टिकी स्ट्रिप है, येलो है, इसके अलावा व्हाइट भी हम लोग यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़ों के लिए स्टिकी स्ट्रिप यूज की जाती हैं, जैसे कि देखा होगा आपने कि ब्लू स्टिकी स्ट्रिप जो यूज करते हैं वो कुछ कीड़े आकर्षित होते हैं, जैसे जैसिड्स है और इसमें रस चूसक जो कुछ कीड़े होते हैं वो इस पे आकर्षित होते हैं और अगर हम इसको लगाते हैं तो फसल इससे बच जाती है। इसी प्रकार से येलो स्टिकी स्ट्रिप है जिसमें एफिड्स है और आपका जो है व्हाइट फ्लाई, बेसिकली जो व्हाइट फ्लाई होती है ये बहुत छोटा छोटा कीड़ा होता है और ये हमारे फसलों में जितने भी लीफ कर्ल वाले होते हैं, जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे मूंग में, जैसा कि आप अभी इसमें आपने लगाया होगा, लाइट ट्रैप लगाया होगा, अगर येलो स्टिकी स्ट्रिप भी यूज कर ले तो इसमें जो व्हाइट फ्लाई है उसका काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ये जो व्हाइट फ्लाई है ये आपका लीफ कर्ल मोज़ेक का ये काजल ऑर्गेनिज्म होता है और ये इसको फैलाती है। जब इसको आप इससे कंट्रोल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका लीफ येलो मोज़ेक नहीं लगेगा और इससे आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। और इसके लिए किसान क्या करता है, किसान इसके लिए बड़े-बड़े जो है एमिडा एमिडा अब जो है और भी ढेर सारे जो पेस्टिसाइड हैं, बहुत ही खतरनाक पेस्टिसाइड है, उनका प्रयोग वो करते हैं। जिससे कि कीड़ा तो नहीं मरता है और कीड़े कीड़े में जो है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे जब हमारे देश में मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता रहता था और मच्छर तो नहीं मरे, लेकिन उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। ऐसे ही जो भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो पेस्टिसाइड का जो भी कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, पहली बार यूज़ करते हैं तो कुछ कम डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि वो हमारा कीट नियंत्रित नहीं हुआ, तो हम दूसरा उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं और दवाइयों का जो इसी लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। उससे कि और ज़हरीली दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग उसमें करते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे जो म वातावरण में जो हमारे लाभदायक कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो नष्ट क्यों होते हैं? आपने देखा होगा अगर आप फसल में जाएँगे, तो जो भी हमारे लाभदायक कीड़े होते हैं वो पौधे के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। क्योंकि वो ऊपरी सतह पर इसलिए भी पाए जाते हैं क्योंकि उनका काम यही होता है कि जो हानिकारक कीड़े हैं उनके अंडे, लार्वे इनको वो खाएँ और इनके ऊपर ही वो आश्रित रहते हैं। और हम इन जो लाभदायक कीड़े हैं उनको हम रसायनों के माध्यम से नष्ट कर दे रहे हैं। तो हमें ये भी देखना है, जो आजकल ईआईएल की बात हो रही है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। हमको ये भी देखना है कि हमारी फसल में कौन से कीड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर उस लेवल तक है तो हमें किसी भी प्रकार के रसायन के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें जैविक नियंत्रण है, हमें जो है कल्चरल ट्रीटमेंट करना है, हमें मैकेनिकल यूज़ करना है। इन माध्यमों के इन जो विधियाँ हैं, इन विधियों का प्रयोग हम सबसे पहले करना चाहिए। अगर हम इन विधियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगर पड़ेगी भी तो वो हम सेफली यूज़ कर सकते हैं कि हमें उनका कंसंट्रेशन, उनकी जो डोजेज़ है वो वन टाइम यूज़ कर सकते हैं जब हमको इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर ही पार हो। लेकिन अगर हम इन सभी सिस्टमों का प्रयोग सही तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें अपनी फसलों को बचाने में आसानी होगी। जैसे टमाटर में देखते होंगे, टमाटर में व्हाइट जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके अलावा उसमें स्पोडोप्टेरा टेरा जो इंसेक्ट होते हैं, ये भी चूँकि 2 तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं, एक लेपिडोप्टेरा और स्पोडोप्टेरा। इस कैटेगरी के जो इंसेक्ट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान करते हैं। उनकी पत्तियाँ भी खाते हैं, उनका तना भी खाते हैं, उनका फल भी खाते हैं, मतलब वो समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें खाते हैं। तो इन
ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं, ये उड़ के कहीं इधर से उधर अपने अंडे बच्चे देते हैं। इसके बाद जो लार्वा बनता है, वो लार्वा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, वो आपके पत्ती को, फल को, सबको नष्ट कर देता है। तने में घुस जाता है, तने को नष्ट कर देता है। तो इनके लिए जब हम लाइट ट्रैप यूज़ करते हैं, तो लाइट ट्रैप में ये कीड़े सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसके बाद में अगर नहीं कंट्रोल होते हैं, तो हम इसको फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से यूज़ करते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए आप जानते हैं कि या तो इथाइल यूजिनॉल यूज़ करते हैं या फिर हम उसको क्यूलेओर यूज़ करते हैं। तो वेजिटेबल में अगर यूज़ करना है तो क्यूलेओर यूज़ करना है। अगर फ्रूट्स में है जैसे मैंगो है, साइट्रस है या आपका जो है गुआवा है, इनमें जो फ्रूट फ्लाई लगती है उसके लिए इथाइल यूजिनॉल यूज़ करना है। तो उसके लिए भी जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं, वो बेसिकली वो फेरोमोन ट्रैप्स आप उन्हीं फसलों के आपको यूज़ करना है। उसके अलावा देखा होगा कि टमाटर में और भी ढेर सारे जो है कीड़े होते हैं जो टमाटर के बोरर टाइप के होते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होते हैं तो इसके लिए हम लोग जो है या तो बीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, बैसिलस थुरिनजेंसिस होता है, ये हमारा जो है जैविक कीट होता है जो कि हम इसको भी प्रयोग करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं जो उसको नियंत्रित कर सकता है। इसी प्रकार के विभिन्न फसलों में जो भी हमारे कीड़े-मकोड़े लगते हैं, उनके लिए जो है विभिन्न प्रकार के फेरोमोन ट्रैप्स भी उपयोगी होते हैं। इन फेरोमोन ट्रैप्स को अगर आप सही समय से लगा दें, तो इससे भी हमारे कीड़े नियंत्रित होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ज़मीन में लगने वाली फफूंदी होती है, उसके लिए हम फफूंदनाशक जो जैव रसायन है, उनका यूज़ करें। जैसे वेवेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, इनसे अगर हम उपचारित करें, तो ज़मीन से लगने वाले जो भी राइज़ोक्टोनिया टाइप के जो फंगस होती हैं, इन फंगस का भी कंट्रोल हो जाता है। तो कहने का आशय यही है कि जो भी हम यूज़ करते हैं, इन रसायनों का यूज़ कम से कम करें और ये देख लें कि हम अगर इन विधियों के माध्यम से जब हम कंट्रोल कर सकते हैं और उत्पादन में भी कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो हम जैविक तरीकों को कल्चरल तरीकों को, मैकेनिकल तरीकों को ही इस्तेमाल करें। इससे हम सेफ़ली अपने वातावरण को भी सेव कर रहे हैं, अपनी फसलों को भी सेव कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को भी स्वस्थ रख रहे हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि भूमि हमारी माता है, उसको अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या पर्जन्यः पिता सावना पितरता। भूमि को माता कहा गया है, सभी लोग जानते हैं कि भूमि हमारी माता है, वो हमारा भरण-पोषण करती है और उसी को हम लोग ज़हरीला बना देते हैं। तो उससे जो भी खाद्यान्न निकलेगा, वो ज़हरीला ही होगा। तो हम ज़हरों से, ये ज़हरीले पदार्थों से अगर मुक्त हो जाते हैं, तो इस दिशा में जो पतंजलि काम कर रहा है, आप लोग इसको जन आंदोलन के रूप में जो प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि आपने योग को दुनिया में पहुँचा दिया। दुनिया में हर आदमी योग को जानता है। योग कोई नई विधा नहीं थी, ये हमारे पूर्वजों ने योग योग को इजाद किया था। लेकिन उसको पहुँचाने का काम जो किया है, वो आपने किया है। दुनिया में हर आदमी योग से जो परिचित हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा रामदेव की वजह से हुआ है। तो ऐसे ही हमारी गुज़ारिश यही है कि जो हम लोग खा रहे हैं, अगर आप देखें कि हम लोग रियली में ज़हर खा रहे हैं। इस ज़हर से मुक्ति का केवल और केवल एक यही मार्ग है कि हम पेस्टिसाइड से मुक्त भारत को कैसे बनाएँ और इस दिशा में जो आप लोगों ने मुहिम छोड़ी है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का प्रयास एक इस दिशा में है कि हम लोग उसको जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जिले में पहुँचा सकते हैं, हम लोगों का जहाँ कार्यक्षेत्र है, हम लोग केवल उतने में ही पहुँचा सकते हैं। लेकिन आप लोग पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। आप हिंदुस्तान में इस बात को पहुँचा सकते हैं क्योंकि इसमें दिक्कतें भी बहुत आईं। जैसे कि आप लोगों ने जब योग को लाए हैं, तो बड़ी-बड़ी कंपनियों से भी आपको जो है टक्कर लेनी पड़ी और उनसे आपको धमकी भी मिली, आपके ऊपर कई केसेस भी किए होंगे उन लोगों ने। ऐसे जो हमारी केमिकल पेस्टिसाइड की जो कंपनियाँ हैं, ये बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, ये विदेशों की कंपनियाँ हैं और इनका जो व्यापार है वो कई हज़ारों, लाखों करोड़ रुपए का है। इनका नुकसान होगा। जब हम इनको जन-जन तक पहुँचाने का केवल और केवल एक यही मार्ग है कि लोगों अवेयर हों, लोगों को ये लगने लगे कि नहीं हम वास्तव में ज़हर खा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हमको ये पता चल जाए जैसे एक एक किसान ने हमसे पूछा कि सर हम कैसे जान सकते हैं कि ये आईपीएम से है या ऑर्गेनिक है और ये इसमें ज़हर पड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि आप इसको ऐसा करिए कि आप इसको तोड़ के ले आइए, जो आप अपना उत्पादित कर रहे हो और जो मार्केट से ले आइए और दोनों को रख दीजिए।
तो सप्ताह भर रखा रहेगा। जो आपका ऑर्गेनिक होगा, जिसमें कि पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं किया गया होगा, वो सड़ेगा ही नहीं, वो सूख जाएगा, और जिसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग किया गया होगा वो सड़ जाएगा। तो हमने कहा बेसिक पहचान यही है, आप देख लीजिए आप क्या खा रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा, जब लोगों को जागृति हो जाएगी, जैसे बहुत किसान हैं, हम लोगों ने अभी एक किसान के यहाँ यही दूध का प्रयोग कराया, और उसके यहाँ दूध के प्रयोग से जो है वो जो भी वो मिर्च का उत्पादन कर रहे थे, शिमला मिर्च या अन्य मिर्च का कर रहे थे, उनको लगा ये तो बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं और इससे हमें पेस्टिसाइड फ्री हो गया। और ऐसे स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे किसान कर रहे हैं। एक किसान ने कहा कि सर स्ट्रॉबेरी में बिना पेस्टिसाइड प्रयोग किए नहीं हो सकता है। हमने कहा चलो प्रयोग आपके सामने ही करते हैं, देखते हैं कैसे नहीं होता। उसको जो हम लोगों ने किया बिना पेस्टिसाइड के, केवल और केवल हम लोगों ने स्टिकी स्ट्रिप और लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का यूज किया। उसके अलावा नीम ऑयल का जब जरूरत पड़ी तो नीम ऑयल का, चूंकि नीम ऑयल एंटीफिडेंट का काम करता है, और नीम ऑयल का प्रयोग कर देने से जो रस जो आपके पेस्ट है उनका जो है भोजन, हम जैसे आपका कोई लार्वा है, मान लीजिए किसी बैंगन पे कोई लार्वा लगा हुआ है और आपने उसमें नीम ऑयल प्रयोग कर दिया, तो वो कुछ दिन अगर नहीं खा पाएगा तो अपने आप मर जाएगा। तो ऐसे ही इसको हमें ये बहुत बड़ी विधाएं नहीं है, इनको बस समझने की जरूरत है। यदि हम खेत में जाएंगे तो हमको लगेगा कि यार ये तो हम कर सकते हैं। घर में हम अपने घर में अगर हम सब्जी उगाते हैं उसमें भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है छोटी मोटी सब्जियां तो अपने घर में भी उगा लेते हैं, उसमें पेस्टिसाइड फ्री करिए। तो लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि हम इसको कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं अपने यहाँ लौकी करता था, तो लौकी में एक तो ये इसको तो हमने नियंत्रित कर लिया कि फेरोमोन ट्रैप लगा लिया, लाइट ट्रैप लगा लिया, जिसकी कारण जो है ये नियंत्रित हो गई। लेकिन उसमें फल फल नहीं आता था, फल छोटा सा आया और वो सूख गया। उसका मैंने कारण समझने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि फल जो है सूख क्यों जा रहा है। तो उसका एक ही कारण पता चला कि जो हमारे पॉलिनेशन के जो वेक्टर्स, नेचुरल वेक्टर्स थे, जैसे कि हनी बी है, अन्य भी जो हमारे कीड़े हैं जो कि ये पॉलिनेशन का काम करते हैं, ये खत्म हो गए। आप देखेंगे हनी बी आपको नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में जब ये वेक्टर नहीं रहेंगे तो हमारा पॉलिनेशन कैसे होगा। तो उसको हम लोगों ने आर्टिफिशियल रूप में उसको पॉलिनेट किया और उसमें रिजल्ट बड़े ही उत्साहवर्धक मिले, और उसको हम लोगों ने अच्छे से किया और अच्छे फल उसमें मिले। इसी प्रकार से हमको ये देखना है कि मिर्च हम लोग खेती अपने अपने खाने के लिए मिर्च कर रहे हैं। जब हम अपना मिर्च खाने के लिए कर रहे हैं तो उसमें दूध का स्प्रे करिए। मैंने उसको दूध का स्प्रे किया तो उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले, और उनमें कहीं भी कोई भी कीड़ा, कोई भी जो है पेस्ट, किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना पड़ा। और जो उसका फल खाने में लगा वो बहुत ही स्वादिष्ट फल था। सभी लोग जानते हैं कि बिना पेस्टिसाइड का जो भी हम भोजन खाएंगे तो उसको वास्तव में लगेगा कि रियली में हम लोग कुछ अच्छा खा रहे हैं। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किसानों को कैसे जागरूक करें कि वो पेस्ट को कैसे अपने जीवन से खत्म करें, कैसे केमिकल फर्टिलाइजर को भी कम करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर एकदम बंद कर दें, लेकिन इसको धीरे धीरे अगर हम जहाँ पे 4 डोज डाल रहे हैं वहां पे 3 डोज डालें, 3 की जगह 2 डालें, 2 के बाद हम 1 डालें। वो इसलिए भी जरूरी है कि अभी हमारे जमीन का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही खराब हो चुका है। जमीन में जो जीवांश लेवल था वो बहुत ही कम हो गया है। अगर उस जीवांश लेवल को, जब तक हम उसके एवरेज लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तब तक हम केमिकल फर्टिलाइजर को बंद नहीं कर पा सकते। अगर हम एकदम बंद करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जीवांश लेवल कम है और हमारा उत्पादन गिर जाएगा, जहां हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे अपने देश में लोगों को भोजन देने की भी एक चुनौती है। अगर हमारा उत्पादन घटेगा तो हम उसको इस चुनौती को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इस दिशा में भी हम लोग जो है काम करने की आवश्यकता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी हमें कम करना है। जैसा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से आप लोग काम कर भी रहे हैं कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, इनको बना के किसानों को प्रयोग कराया जा रहा है, उसके भी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। उसको भी वो अच्छे से कर रहे हैं, जो किसान कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हम धीरे धीरे करके जमीन को अपनी पुरानी दशा में हम ले जा रहे हैं। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा यही सभी जो हमारे सुभी जन जुड़े हुए हैं, मैं सभी जो भी सुभी जन से अनुरोध करूंगा
कि इसको जब तक हम जन आंदोलन नहीं बनाए तब तक हम पेस्टिसाइड फ्री इंडिया, जैसा कि हम लोगों ने विष मुक्त भोजन, इसकी परिकल्पना जो रखी है, विष मुक्त भोजन कैसे उपलब्ध कराएं, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए जैसे कि आपने योग को दुनिया में फैलाया है, ऐसे ही इस आईपीएम को भी हम अपने देश में फैला के जन आंदोलन जब तक नहीं बना देंगे तब तक हम इस दिशा में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया, और अगर किसी की को कुछ पूछना हो तो कृपया वो हमसे बात कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद, और आयोजक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, और विनय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, विनय ने हमको इसमें जोड़ा। तो सभी लोगों को नमस्कार। जी सिकंदर जी जुड़े हैं। आदरणीय, जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। जी ये दूध का जो स्प्रे किया आपने, उसका जी पानी और दूध का रेशियो बताने का कष्ट करेंगे। हाँ, दूध में एक्चुअली में 100 ml दूध को 1 लीटर पानी में प्रयोग करना है। आपको ये देखना है कि हम कितना एरिया में हम उसको करेंगे, यानी कि 1:10 समझ लीजिए। एक अगर 100 ml दूध लिया जी। तो 1 लीटर पानी हमने प्रयोग किया, उसके माध्यम से आप इसको जितना एरिया होगा उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको कच्चा दूध यूज, सिकंदर जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ जुड़े, हैंड रेस किए हैं। जी आदरणीय सत्येंद्र जी को जी सादर आमंत्रित है। आदरणीय सत्येंद्र जी। अनम्यूट कर लें आदरणीय सत्येंद्र जी। और भी हमारे भाई बहनों के हैंड रीच हो रहे हैं, तो जी आदरणीय अशोक जी। 1 एकड़ में कितना दूध लगेगा इसमें, कच्चा दूध 1 एकड़ की सब्जी में? देखिए एक्चुअली क्या है कि आप 100 ml को 1 लीटर पानी में दूध यूज कीजिए। आप अपने उसी हिसाब से मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। अशोक जी हाँ बंद रख। जी आदरणीय मैनपाल सिंह जी। 1 लीटर पानी में 100 ml दूध, तो 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 1.5 लीटर लगेगा। तो एक एकड़ में 5 टंकी लगती है, तो उस हिसाब से कितना दूध लग गया ये? अब आप आपका ये ना कैलकुलेट अब एकड़ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे काफी महंगा काम। चूंकि कच्चा दूध है और उसको अभी मान सिंह गुर्जर ने डाला 5 लीटर में 200 लीटर पानी में 5 लीटर, और मैंने उसका फोटो भी डाला। दूध गाय का है, भैंस का है, कि जर्सी गाय का है, कि देसी गाय? देसी गाय का दूध। देसी गाय दूध ही नहीं देती 5 लीटर। अरे एक गाय 2 गाय का ले लो अशोक भैया, कैसी बात कर रहे हो? 3 गाय का ले लो, अपन को दूध की मात्रा चाहिए। और 5 जितना आप कर सके। एक गाय 2 गाय देसी गाय गिर गाय 20 लीटर दूध दे रही है। आदरणीय मैनपाल सिंह जी सादर आमंत्रित हैं। मेरा सदन को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर श्रवण कुमार जी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जो कीट साक्षरता मिशन पे इन्होंने वो चर्चा की। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक ये जो जानवर होता है छोटा सा, केरला बोलते हैं इसको हमारे इधर, आपके उधर क्या बोलते हैं? ये जो तोरई होगी और अपने तरककड़ी होगी, इसको यो काट रहा है, तो इसका कोई समाधान बताने का कष्ट करें। जो ये कीड़ा है कि जानवर है, क्या है ये? ये जानवर है जी। ये
केरला, इसकी लंबी पूंछ होती है और ये आधा हिस्सा इसका रंग बदलता रहता है, कभी लाल हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है। ये केरला बोलते हैं हमारे इधर भाषा में। मान के चलो ये पूंछ से लेकर 1 फुट की हाइट का होता है तकरीबन। एक्चुअली देखिए, ये हम लोग बात केवल कर रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। चूंकि अब ये कोई जीव है, मान लीजिए अभी स्याही आ जाएगी, स्याही एक जीव होता है, वो जाके काट देगी। अब मान लीजिए आपके यहाँ बाय द वे ये जो सुअर पिग्स होते हैं, पिग भी पहुंच जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको बेसिकली यूज करना उसका तो प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए तो आजकल आवाज करने वाले ड्रम लोगों ने लगा रखे हैं कि ड्रम के माध्यम से उसको आवाज करेंगे जिससे कि वो ना आए, ये कर सकते हैं। अब उसके लिए ये आईपीएम की कोई विधि तो नहीं यूज की जा सकती है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि उसपे एक बार ये करिए कि नीम ऑयल का प्रयोग करिए। हो सकता है नीम ऑयल चूंकि एंटीफिडेंट का काम करता है, तो हो सकता है उसको ना खाए। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो वो कराया था डॉक्टर साहब, हमने नीम ऑयल का भी कराया था, लेकिन फिर भी बावजूद वो जिस तरह नई तरककड़ी ने वो निकलती है और उसको जिस तरह 1, 2, 3 इंच की होने के बाद ही उसको टोंच लगा जाता है, वो चोंच मार जाता है उसके ऊपर। अब उस कीड़े को मैं थोड़ा सा समझ लूं, चूंकि वो देसी में आपने जो बताया है उसका साइंटिफिक नेम अगर कुछ पता हो तो हमको थोड़ा सा बता दें, तो हम उस पर देख देते हैं क्या उसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। वो हमारे उधर जी हरियाणा के अंदर जी उसको वो किरला बोलते हैं, किरला। अच्छा, वो देसी नाम होगा किरला जो है। हाँ हाँ। जी जी। सर गिरगिट हो सकता है। आप हाँ इस सर। पे, जी जी, इस पे गाय का जो गोबर है और गाय का मूत्र है, इसको मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी जो प्रयोग करके देखिए। जी जी। वो जो जीवामृत अपना वो उसका। जी हाँ हाँ हाँ। हाँ जीवामृत का तो जी हम जैसे करते रहते हैं, जीवामृत हो गया, खट्टी तो छाछ उसका होगी। उसका उसका प्रभाव दिखाई देता है इसका। नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। वो तो जानवर बहुत खतरनाक है। पिछली बार भी हमारी जो तरककड़ी थी तोरई को वो काटता था, और अब की बार भी वो वैसे काट रहा है। और कोई कीट नियंत्रण तो है नहीं, वो हमने जिसमें फेरोमोन ट्रैप्स लगा रखे हैं, वो जो नहीं, व्हाइट फेरोमोन ट्रैप से तो नहीं, फेरोमोन ट्रैप से नहीं नहीं, होगा। वो कीट के लिए तो लगा रखे हैं, कीट तो नहीं है। हाँ लेकिन यो जो जानवर है यो काट रहा है। जैसे खरगोश आ गया, वो तो आवाज करने से वो तो भाग जाता है, खरगोश तो भाग जाता है, तो, खरगोश नहीं रुकता। लेकिन वो जो केरला केरला है ना, वो नुकसान कर रहे हैं, हमारे काफी तो नुकसान कर रहे हैं। ये आवाज आवाज करने से भी नहीं भागता है। जब पास में आते हैं ना, जब वो भाग जाता है। अच्छा, जैसे मान लो ये आजकल ड्रम जो बना के रखे हैं लोग जैसे नील गाय को भगाते हैं, इसी प्रकार से ड्रम वो ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे कि सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से इसको बनाया है, और इसको जब चालू करते हैं तो ये चलता रहता है अच्छा दिन जी। में। हाँ, तो इससे चलेगा तो हो सकता है इससे भी आवाज आएगी, तो हो सकता है वो चला जाए। इसको तो भी प्रयोग वो कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ से हमें उपलब्ध होगा वो? हमारे इधर तो इस आसपास में इसको देखने को नहीं इसको मिला। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन कई कंपनियां इसको बना रही हैं, ड्रम अच्छा जी। वाला सोलर बेस्ड बना रही हैं। तो अमेजन से भी देख लीजिए, हो सकता है अमेजन पे मिल जाए। ठीक है जी, ठीक। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक ठीक, थैंक जी आदरणीय तो पंडित जी जुड़े हैं। जी अपना सवाल करें। आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। हाँ, ओम ओम सर सबों को। बात है संक्षेप सर, में अपना ये सवाल करें। परेशान हम इस बात पर हैं कि हमारा यहाँ कुछ मुनगा का पेड़ बोलते हैं, जिसको सहजन बोलते हैं, सब जान रहे हैं आप लोग। तो वो उस पेड़ के नीचे में कम से कम हजारों की संख्या में, हजारों से अधिक संख्या में वो लोग पेड़ में आ जाती है, पेड़ के नीचे में। और सुनने में आता है, और इसे हम तो परीक्षा नहीं किए हैं उसकी, कि ये लोग रात को पूरे पेड़ में चढ़ जाती है। पेड़ में चढ़ करके जितने पत्तियां हैं खाने का खा करके, फिर रात को सवेरे रात को फिर वहीं पर
उतर करके सवेरे फिर जहाँ थी वहीं पर आ जाती है। तो इसको तो हम लोग अपनी भाषा में भूसुआ बोलते हैं, और शायद वैज्ञानिक भाषा में खापरा बीटल, शायद आप बताएंगे, हो सकता है खापरा बीटल बोलते हैं। जी 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 जी, तो ये मैं हो सकता इससे है, ये वैसे ही परेशान हूँ। टाइप। तो हालांकि इसको हमने नहीं देखा है, लेकिन ये में भी जैसे मिलीबग होता है, मैंगो में आप देखा होगा, मैंगो में चढ़ जाती है। तो इसको अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब चढ़ जाती है, तो उसका विकल्प एक यही हो सकता है कि ट्रंक जो होता है, जो उसका तना होता है, तने में 1 फीट की जो पॉलीथीन, आपकी पतली वाली पॉलीथीन आती है, इसको बांध दीजिए और दोनों तरफ इसको ग्रीस लगा दीजिए आप, तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। और दूसरा जो जमीन में है, जमीन में आप जो है ट्राइकोडर्मा और बवेरिया का भी इस्तेमाल आप गोबर की खाद में मिला के कर सकते हैं, तो इससे भी काफी स्थिति में कंट्रोल हो जाएगी। आप इसको करके देखिए तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय झारखंड से हमारे कृष्ण कुमार जी के सवाल का जवाब मिला। अब मैं सीधे आदरणीय दिनेश जी के पास चलता हूँ, क्योंकि हमारे पतंजलि योगपीठ से आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय पवन जी को आमंत्रित करें, और इसके बाद कोई जिनको अपन को आमंत्रित करना है, कोई विशेष महानुभाव जुड़े हैं तो उनको आमंत्रित करें। आदरणीय जी आदरणीय, धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ अन्य कुछ नए किसान भी जुड़े हुए हैं। आपकी वार्ता आगे चलती रहेगी और प्रश्न भी आपसे कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, तो प्रश्न भी होंगे। पर हम सबसे पहले पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार पहुंचते हैं। आदरणीय पवन सर से निवेदन है कि आज की वार्ता में अपने विचार और जो जिज्ञासा होगी वो रखिएगा। जी धन्यवाद। जी नमस्ते, नमस्कार सभी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि, उनका बहुत अभिनंदन, स्वागत। और ये आईपीएम और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने वाली जो विधा है कीट नियंत्रण की, प्राकृतिक तरीके से और जैविक तरीके से जो नियंत्रण हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, तो बहुत अच्छी इसकी मुझे लगता है कि सीरीज बनेगी, जिस पर हम जो विचार आए हैं, जो सुझाव आए हैं, जो मार्गदर्शन मिला है, उसको हम सम्मिलित करेंगे अपने इस योगाहार की यूट्यूब चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एक तो केमिकल्स के बारे में जो दी है। चिंतनीय विषय जो वह यह है कि जो हमारे केमिकल्स बन रहे हैं, जहां भी बन रहे हैं, उसमें कुछ लीगल तरीके से बन रहे हैं, कुछ इलीगल तरीके से बन रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बैंड पेस्टिसाइड्स हैं, जिसका दुष्प्रभाव तो सरकार ने भी मान लिया और वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि उसकी जमीन में उसकी मतलब बड़े लंबे समय तक वो रहते हैं, या ऐसे इफेक्ट है जिसका कि पहले पूर्वानुमान नहीं था। तो ऐसे केमिकल्स का भी उपयोग हमारे जब किसान करते हैं, और तो इस ये और जो ये केमिकल है, ये केवल खेती तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन के अलग हिस्सों में भी आवाज नहीं आ रही। जी जी, ये फोन आ गया था। तो जो भी केमिकल्स हमारे यूज हो रहे हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, और भी बहुत तरह के केमिकल का उपयोग हमारे जीवन में हो रहा है। और जब हम अब मैं पुनः जब खेती की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें इसको अचानक से इसके लिए जो सरकार की जो नीति है और सरकार की जो मंशा है, उसको भी थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है कि इसका लीगली इसको बनाने का और लीगली इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, और इसमें क्या चीजें सरकार के द्वारा भी हो सकती है, क्योंकि इलीगल काम बहुत सारे हो जाते हैं और उस पर भी जानकारी का अभाव है। मुझे लगता है कि जब हम किसी भी नियंत्रण विभाग की बात करें, तो वो भी इसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आते हैं। तो इसमें पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिसमें कि हम केवल सेफ पेस्टिसाइड की
उपयोग की बात करें, और जो भी लीगल काम है वो सब समाप्त हो जाए, जो बैंड पेस्टिसाइड्स है वो समाप्त हो जाए, उसका न बन पाए न बिक पाए, और अगर किसी ने किया भी तो दंड के प्राविधान बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत लगती है। तो ये है हमारा नीतिगत तरीके से, और उसको फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई विभाग, अगर कृषि विभाग इसको करता है या अन्य विभाग भी इसमें समन्वय के साथ काम करने में सक्षम हो पाते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से एक वातावरण बनने में मदद मिलेगी। मुझे मालूम है कि आप सब लोग क्योंकि कृषि विभाग से ही है, और आपका जो कार्य है मूल विभाग, उसमें भी यह जो कार्य आप आईपीएम विधि को बढ़ाने का है, ये स्वैच्छिक रूप से चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इस चीज को स्वैच्छिक रूप से कोई भी काम करने में बड़ा आनंद आता है, और उसको हम दिल लगा करके इसमें काम करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और उसके ऊपर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश दबाव या किसी और चीज नहीं होती है। तो यह आनंद करने वाली चीजें हैं, और यह अच्छी चीज है जो आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका कई तरह से इसको हमें इसकी इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे परसों की हमारी जब चर्चा हुई थी, तो यह भी विचार आया था कि ये जो बड़े सामान्य से जो चीजें हैं, जो हम स्टिकी ट्रैप्स है, फिरामोन ट्रैप है, ये आसानी से मिलने वाली चीज है। सोलर ट्रैप जरा महंगा है थोड़ा सा, उसकी भी उपयोगिता है। उस विषय के ऊपर अगर हम प्रेरित करें ऐसे लोगों को, हमारे साथ के अन्य लोगों को भी, जो स्वैच्छिक रूप से इस काम को स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जा करके बताएं, और अगर हो सके तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन दें। एक स्टिकी ट्रैप की एक जो वो होता है उसकी एक प्रति, और एक फेरोमोन ट्रैप की एक प्रति लेकर के फिजिकली उसको दिखा करके, मुझे लगता है कि बच्चे जो हमारे छात्र हैं अलग अलग चीजों पर उसके बारे में उसको देख करके उसको बेहतर रूप से समझ सकते हैं। नहीं तो खाली अगर हम लेक्चर दें कि ये स्टिकी है, और वो कहाँ पर उपलब्ध है, किस रेट पर उपलब्ध है, तो इस चीज के बारे में भी अगर चर्चा की जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चों के माध्यम से भी ये चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसका मतलब यह है कि शिक्षा विभाग के कुछ एक अधिकारी और जो कार्यकर्ता है, कार्य करने वाले हैं, उनको भी इसके बारे में अगर समन्वय जिले स्तर पर ही शुरुआत हम करते हैं, और अंतर जो है ना विभाग के हमारे, आपकी जब वार्ता होती है तो ऐसे उनके साथ अगर वार्ता की जाए, तो हो सकता है कि कुछ जो कि, शिक्षक हैं वो इसको अपनाएं। तो हमारे डाइट की जो होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है, शिक्षकों की जब ट्रेनिंग होती है, और इनको इनके साथ जा करके अगर उनको 10 मिनट 15 मिनट जा करके ये चीज बताई जा सकती है, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ और ज्यादा मिल सकता है। इसका विस्तारीकरण विभाग के अलावा अन्य विभागों के समन्वय के साथ हो सकता है। इसी तरह से ग्रामीण विकास विभाग और जो एनआरएलएम की योजना अभी चल रही है, काफी बड़े स्तर पर उसमें काम हो रहा है। ऐसे ही वहाँ के अधिकारियों को, और जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल टीम है, टेक्निकल मैनेजर है, तो उनके साथ भी इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। मैं केवल अभी जिले में ही इस चीज की विस्तारीकरण की बातचीत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसके बारे में अगर आप भी विचार विमर्श करते हैं, तो हो सकता है कि हम विभागों की जो आपस में स्ट्रेंथ है और जो लोग इच्छुक हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और बेहतर काम कर सकते हैं। ये हो गया हमारे जिले स्तर पर होने वाले कार्य, और इस तरह से हमारे राज्य स्तर पर भी कुछ एक अच्छे अधिकारी हैं जो कि शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा है या उसके थोड़ा सा नीचे है, तो उनके साथ भी इसके बारे में थोड़ी सी वार्ता जब भी मिले तो बात की जा सकती है। और मुझे लगता है कि अगर हमने ग्राउंड लेवल पर इस तरह का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए थोड़ा भी प्रयास किया और फिर उसको लेकर के शीर्ष अधिकारियों के पास पहुंचे, तो उसका एक अच्छा प्रभाव बनता है, एक अच्छी हमारी बेस बना होता है। ये थोड़ा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसमें, और सहयोग करने की जरूरत है।
इसके साथ साथ हम और बड़े स्तर पर जब हम बातचीत करते हैं तो इस पर क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया, किसी का भी ध्यान नहीं गया जब तक कि विनय कुमार जी ने इसके बारे में पूरे अपने जोश के साथ और बहुत ही मोटिवेशन के साथ इस चीज को नहीं रखा कि ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो कि उपयोग में लाई जा सकती हैं। हमें भी विश्वास नहीं हुआ, और क्योंकि हालांकि पहले इसकी सब पढ़ाई कर रखी है, इसको समझ रखा है, लेकिन इसको उपयोग में नहीं लाए। तो ये चीज जितनी सरल होती है वही शायद कारगर भी होती है। ये चीज हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई कि जो सरल चीजें हैं उसको करने में हमें विश्वास नहीं होता। तो जिस चीज में तो ये जो चीजें हैं इसको जब इसको उपयोग में लाने का प्रयास किया, धीरे धीरे उसको ढूंढने का प्रयास किया कि हमारा सोर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे उपयोग करेंगे, इसका क्या फायदा होगा। तो स्टिकी ट्रैप से करते हुए फिर अमोन ट्रैप और फिर अब सोलर ट्रैप, इन चीजों का जब आपस में इसका रिजल्ट देख रहे हैं तो इसका एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है। तो ये ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहते हैं। और इसमें जो भी अब मार्गदर्शन और भी चीजों का मिलता है कि कीटों का, पतंगों का और भी बीमारियों का हम प्रबंधन किस प्रकार से करें, तो ये धीरे धीरे सब लोग इसको समझ रहे हैं, अपनी स्थिति के अनुसार इसको तोल रहे हैं कि इसका करने पर फायदा कितना होगा, इसमें लागत कितनी लगेगी, कितने उसमें होगा। तो ये धीरे धीरे चर्चा करते हुए ही और समझ बढ़ाते हुए भी आगे काम हम लोग करने का प्रयास करें। और कई जगह पर लोगों ने शुरुआत कर भी ली है, मैंने भी इसकी शुरुआत की है और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब इसके बारे में दूसरों को अपने स्तर से बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोग इसके रिजल्ट आते हैं तो इसमें एक समझ बनती है और हम अपने हमें हम कन्विक्शन के साथ इस चीज को आगे ले जाते हैं कि ये कार्य अच्छा है, सरल है और सुलभ हो जाएगा और सस्ता भी है। स्वास्थ्य के में होने वाले खर्चे के मुकाबले अगर हम करें तो बहुत सस्ता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कई जगह पर जहां पर भी किसानों की बैठक होती है, अब एक और होता है कि वो मंडी समिति में भी कई बार बैठकें होती हैं, किसानों की आते हैं, प्रभावशाली किसान भी उसमें आते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे जिले स्तर के फोरम हैं वहां पर हम इसके बारे में चर्चा करें, बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ में आएगा, वो कुछ लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपने अनुभव के आधार पर, और उससे मुझे लगता है कि परिवर्तन जरूर होगा। बड़े स्तर पर संस्थागत स्तर पर भी प्रयास जारी है कि इसको हम अपने शुरुआत में अपने खेतों में जहां पर हमारी खेती होती है उस पर ट्रायल लग गए हैं, उसका उपयोग के रिजल्ट अब आने लगेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए वहां पर भी इसका विस्तारीकरण होगा। तो आज का हमारा बहुत सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत मुझे लगता है कि इससे सभी को लाभान्वित होंगे। और आज की हमारी योग कक्षा आज इसलिए मैं एक नया ट्रेंड ये देख रहा हूँ कि हमारी योग कक्षा में हमारी जो संख्या पहले तुलनात्मक तरीके से कम रहती थी, अब अचानक काफी ज्यादा उसमें संख्या बढ़ रही है। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है और उसमें भी हमारी रुचि और जिज्ञासा के साथ साथ हमारे जो प्रतिभागी हैं उसमें ज्यादा उसका फायदा लेना चाहते हैं और उसमें उनको लाभ भी हो रहा होगा, तभी वो संख्या हमारी काफी ज्यादा बढ़ रही। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करते हुए अपने काम को करते रहेंगे, जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलेगा हमारी संख्या, हमारे लोग उसके साथ जुड़ते रहेंगे, यही हमारा है। और आज की इसकी बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखने के लिए कृषि विभाग के सभी अधिकारी जो स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम के साथ अपने अपने स्तर से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने जो जन आंदोलन की बात हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय डॉक्टर श्रवण कुमार जी ने कही थी, उस पर आपने अपना उद्बोधन दिया, उपाय बताया और प्रभाव बताया। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आगे संचालन करें।
जी, आदरणीय धन्यवाद। कई बिंदुओं को आदरणीय पवन सर ने रखा है और इस पे आगे चर्चा भी होगी और ये ज़मीनी कार्य भी आगे बढ़ेगा। भारती ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से हैंड रेज़ किया है। आप प्राकृतिक खेती में अग्रसर हैं और आप अपनी बात रखिएगा। सभी जी। को ओम। सर मैं बहुत खुश हुआ जैसे सर ने बताया, तो हम 4 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मैं प्रैक्टिकल दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये देखिए हमने लहसुन प्राकृतिक विधि से तैयार की है और इसमें आच्छादन बिछाया हुआ है और हमारे लहसुन देखिए आप कितने हरे हैं। इसमें हमने एक भी सिंचाई नहीं की है। सर तो मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी नेचुरल तरीके से काम करें और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गाँव में 1-2 मेंबर हैं, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो हमारी गेहूँ बिल्कुल व्हाइट है और जिन्होंने केमिकल जो है गेहूँ में डाला हुआ है, उनकी जो है गेहूँ बिल्कुल काली हो चुकी है। तो मैं सभी को यही उपदेश देना चाहती हूँ कि नेचुरल तरीके से प्राकृतिक खेती करें। इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं, इससे हमारे को बहुत फ़ायदे हैं सर। आप खुद ही देख सकते हैं हमारे लहसुन अभी तक हमने एक भी सिंचाई नहीं की है। लोगों के बिल्कुल मुरझा गए हैं और हमारे बिल्कुल हरे के हरे अभी तक। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद भारती जी और आप अपनी सत्येंद्र जुड़े हैं दिनेश जी। जी हाँ, जी सत्येंद्र जी हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप माइक ऑन कर लीजिएगा और आज हमारे मुख्य अतिथि जी बाराबंकी से हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। आप संवाद करिएगा और अपने अनुभव बता दीजिएगा और थोड़ा समय की सीमा के साथ ही। जी। अ, जी सत्येंद्र आदरणीय जी सत्येंद्र जी लेफ्ट हो गए थे। सत्येंद्र जी लेफ्ट हो गए हैं। जी, पुनः आपके पास आते हैं सर आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपके पास पुनः आते हैं क्योंकि आदरणीय समय ओमकार नाथ जी ने झारखंड से हैंड रेज किया है, वो सूक्ष्म में अपना सवाल रखें। जी सदन को नमस्कार। मेरा प्रश्न बहुत सारा है लेकिन समय कम है और मेरा पहला प्रश्न था कि दूध का जो प्रयोग बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो उसमें विनय सर बताते हैं कि उसमें हल्दी भी डालना है या हींग डालना है, तो ये चीज थोड़ा सा बताएंगे। और दूसरा चीज कि ये दूध का जो प्रयोग हम करते हैं ये न्यूट्रिशन के ख्याल से करते हैं या फिर पेस्ट मैनेजमेंट, उससे पेस्ट भी मैनेजमेंट होता है, ये दो जानना चाहेंगे। एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा है जो हम काफी जूझ रहे हैं और मेरा केला का पौधा है और संतरा का पौधा है, केला के पौधा भी सूख रहे हैं। एक तरफ से एक पौधा से लगता है बढ़ते बढ़ते सारे पौधे सूख रहे हैं। एक तो ये समस्या है। दूसरी अब मेरे नारंगी में भी समस्या है, वो भी कुछ पौधे उसमें सूख रहे हैं, पूरा का पूरा सूख जा रहा है। 1 साल का पौधा है, तो उसका समाधान बता क्या इसका कारण हो सकता है। ऐसे सूखने की समस्या तो मेरा और भी बागवानी में हो रहे हैं, नींबू के पौधे सूख जा रहे हैं, आम के पौधे सूख जा रहे हैं। मैंने 1500 शीशम के पौधे लगाए थे ऐसे 25 बरस पहले, वो कोई मैच्योर नहीं हो पाया और 10 बरस 15 बरस के एक अंतराल में कम आगे पीछे करते करते सारे पौधे सूख रहे हैं। तो क्या ये भारी समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जी ओमकार जी, आप बस आपने जो कृपया पहला बताने की प्रश्न कोशिश किया करें। कि दूध के साथ में हींग या हल्दी, वो एक्चुअली क्या है कि हाँ, दूध हल्दी को दूध भी का। यूज कर सकते हैं, हाँ जी। हल्दी को भी यूज कर सकते हैं थोड़ी। और जो हींग की बात है तो एक्चुअली क्या है कि हींग और हल्दी दोनों एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए आईपीएम की विधि में इसको इंसर्ट इसलिए कर दिया गया, इसका रिजल्ट और अच्छा मिला, इसलिए कुछ लोग इसको हल्दी डाल करके यूज कर लिए। कई लोगों को हींग के साथ में अच्छा रिजल्ट मिला तो उसको हींग के रूप में, बहुत बड़ी मात्रा यूज नहीं करनी है, उसको चुटकी भर हल्दी यूज करनी है और थोड़ी सी मात्रा हींग की यूज करनी है। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों के लिए दोनों अच्छी चीजें हैं। आप और इसको जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट दूध का मैनेजमेंट का ही ये प्रॉब्लम पार्ट दूध है। जी बताएं ओंकार जी। दूध दूध जो है सर, दूध का जो हम प्रयोग करते हैं तो वो सर न्यूट्रिशन के लिए करते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट के लिए करते हैं? बेसिकली इसका उससे देखिए न्यूट्रिशन मिलता दूध है कि दूध उससे पेस्ट भी मैनेजमेंट होता है क्या? पेस्ट वो मैनेजमेंट जो होता है कीड़ा हो रहा उसका बेसिकली पेस्ट मैनेजमेंट। एक्चुअली दूध का जो आपने गुण सुना होगा कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, एंटी सेप्टिक के रूप में भी यूज किया था, तो ये इसके मल्टीपल यूजेज है। इसलिए जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की विधा है, जो कि व्हाइट फ्लाई होती है जो इंसेक्ट है,
वो आपने देखा होगा कि वो जीवाणु है, वो जीव है, वो जब दूध का स्प्रे किया जाता है तो वो उस पे नहीं बैठती है, उसका मतलब जो है इन्फेस्टेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से लीफ कर्ल जो बीमारी लगती है उसका वो काजल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो नहीं हो पाता। इसीलिए इसका स्प्रे समय समय पर करते रहना चाहिए। वो तो इसलिए उसका यूज इस प्रकार से कर। न्यूट्रिशनल की जो बात कर रहे हैं तो देखिए दूध में कैल्शियम का गुण होता है, तो कैल्शियम भी न्यूट्रिशन के रूप में पौधे को, चूंकि आप उसको फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो फोलियर स्प्रे के रूप में वो कैल्शियम पौधे को मिल रहा है, तो वो मल्टीपल यूजेज में है ये। तो हम जहां एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की विधा को यूज कर रहे हैं, उसके साथ में मल्टीपल यूजेस के साथ में न्यूट्रिशनल, उसको न्यूट्रिशनल भी ऐड ऑन हो रहा है, तो उसको दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो आप केले की बात कर रहे हैं कि केले के पौधे सूख रहे हैं, और आपके जो उसके संतरे के पौधे सूख रहे हैं, तो आप बेसिकली देखिएगा ये पौधे इसलिए भी सूख सकते हैं कि आप रेगुलरली आप उसमें संतरे यूज कर रहे हो, आप रेगुलरली केला यूज कर रहे हो। जब कोई मल्टीपल बार में अगर कोई मोनोक्रॉपिंग की जाती है, तो मोनोक्रॉपिंग में जो आपके सॉइल से लगने वाले जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी फंगस है, वो फंगस का हम लोग निदान नहीं करते हैं। अगर हम इसको बेसिकली ऐसे माने कि आईपीएम की विधा के रूप में माने, तो इसमें हम बवेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, अगर इसका बेहतरीन तरीके से अगर यूज कर ले, जमीन में सॉइल ट्रीटमेंट कर ले, तो ये समस्या बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। होता क्या है कि एक राइजोक्टोनिया होता है जो फंगस होता है, वो उसका ग्रो करने के, जैसे मान लीजिए आप कोई मोनोकल्चर करते हैं, तो उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है वो उसी पे निर्भर करता है। जब आप वो क्रॉप बार बार करते, जैसे टमाटर में टमाटर लेते रहिए, तो टमाटर जब आप लेते रहेंगे तो उसका जो इन्फेस्टेशन है वो ज्यादा होगा। ऐसे केले में लगातार आप केला करते रहेंगे तो केले में जो सूट बोरर या उसका रूट बोरर ये टाइप की जो चीजें होंगी वो लगातार होती रहेंगी, क्योंकि उसका जो पैरासाइट है या जो उसका जो मेन उसका वो जर्म प्लाज्म है, यानी कि जो वो खत्म नहीं होता है, तो उसको खत्म करने के लिए इसीलिए कहा गया है कि आप जो है इसको क्रॉप रोटेशन यूज करिए, कि मतलब एक साल अगर यूज करते तो अगले साल दूसरी फसल बदल दीजिए, तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर कर भी रहे हैं तो उसको प्रॉपरली सॉइल ट्रीटमेंट करिए, ट्राइकोडर्मा से करिए, बवेरिया से करिए, इससे जो ट्राइकोडर्मा से जो भी आपके फंगस लगने वाली होगी वो खत्म हो जाएगी, और जो कीड़े लगने वाले हैं वो आपके बिवेरिया से भी खत्म हो जाएंगे। इनको आप मेटराइजियम यूज कर सकते हैं, मेटराइजियम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये फंगस ऐसे हैं, जैव रसायन ऐसे हैं, इनका इस्तेमाल करिए, इससे सॉइल ट्रीट करिए, तो ये आपकी समस्याएं काफी हद तक खत्म होंगी। थोड़ा सा जानकारी सर, यूट्यूब से जानकारी जो मिला है जिसका लक्षण के आधार पर सर केला में वो फ्यूजेरियन बिल्ट करके जो फंगस है जी उसका लोग वही, तो वही फ्यूजेरियम है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इसीलिए यूज करेंगे ना फ्यूजेरियम के लिए, तो सर क्या ट्राइकोडर्मा। अभी अब सर अब उस ट्राइकोडर्मा तो सर जानकारी है कि सर वो फर्स्ट में प्रयोग किया जाता है, शुरू में पौधे लगाते समय ही प्रयोग करना पड़ता है। देखिए दोनों तो चीजें क्या हैं, सर इसको इसको आप जब उसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आप जो है इसको गोबर के साथ में अच्छे से यूज कर लीजिए, और इसमें इसको ग्रो कर लीजिए, यानी कि इसके ऊपर फंगस आप बोरे से ढकेंगे, उसके ऊपर हल्का सा पानी डालते रहिए जिससे कि फंगस ग्रो हो जाए। जब फंगस ग्रो हो जाए तब इसको आप केले के चारों तरफ खोद करके भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपके केलों में जो वहां पे लगने वाली फंगस है वो काफी हद तक कंट्रोल होगी। क्योंकि फंगस है तो इसका जब ग्रो होता है तो ये बड़ी तेजी से ग्रो करता है, जो आपकी जमीन में फ्यूजेरियम होगी वो फ्यूजेरियम को नष्ट करेगा। इसी प्रकार से ट्राइकोडर्म, इसी प्रकार से जो आपका विवेरिया है, जैसे दीमक लग रही है या अन्य कोई कीड़े जो लग रहे हैं, उनका भी कंट्रोल इससे आप कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपरली ग्रो करना है, खाली आप ऐसे अगर यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखिए फंगस है, फंगस अगर ग्रो हो जाएगी तो उसकी कॉलोनीज बना लेगी और उनका एरिया एक्सपेंशन कर लेगी, तो जहां ये प्रयोग करेंगे तो ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, और जो भी वहां पे फंगस होगी उसको ये नष्ट कर देंगे। फंगस फंगस को नष्ट करती है, ये तो आप जानते ही हैं। जी, आदरणीय ओमकारनाथ जी के सवाल का जवाब और मिल गया है, और लगातार मिलता रहेगा, सदन में जोड़ते हैं। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, नर्मदापुरम से आपने हैंड रेज किया था। आप पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी हैं, साधारण मंत्री थे, संक्षेप में आप अपनी बात रखें। रमेश चंद जी शायद लेफ्ट हो गए हैं, फोन आ गया होगा,
चलिए 8 के ऊपर समय हो गया है, और मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई विशेष सवाल हो सदन में तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से, आदरणीय प्रकाश सानोदिया जी, आप सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट कर लें आप और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रकाश जी सादर आमंत्रित हैं। आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट कर लें आप। आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, और किसी भाई का कोई सवाल हो और चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हो रही है, हैंडरीज कई किसान भाइयों ने किए हैं, समय लगभग अपनी मर्यादा से पार हो गया है, तो अब हम आदरणीय विनय कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय दिनेश जी को, कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कीटनाशक, क्योंकि अधिक से अधिक जहर इसी में प्रयोग किया जा रहा है, सब्जियों में बहुत प्रयोग किया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज में पड़ रहा है। युगहर कार्यक्रम का प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम को हम हर किसान तक पहुंचाएं। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि हम विश्वविद्यालय में, ट्रेनिंग सेंटरों में और जो NLRM के जो प्रशिक्षण वगैरह होते हैं, जहां भी चर्चा होती है, हम इसको IPM पद्धति को का चर्चा करें, और इसका जो सामान है, सामग्री है, वो भी उपलब्ध कराने के लिए भी हम कल सुझाव लेंगे कि कैसे कहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। आदरणीय सदन में पवन सर जी जुड़े हुए हैं। कल आप से ये मांग रखी गई थी सदन में कि ये जो IPM पद्धति के जो 3-4 जो आइटम है, जो सामग्री है, ये किसानों को सरलता से उपलब्ध हो जाए। ऑनलाइन किसान नहीं बुक करा पाता है, तो इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं मैं कि इसका कहीं ना कहीं कोई प्रयास किया जाए, समाधान ढूंढा जाए, ताकि किसानों को ये सामग्री उपलब्ध हो जाए। और आज दिनेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आभार ज्ञापित करें, क्योंकि 8:09 हो गए हैं। कल इस विषय पर और चर्चा करते हैं, चीफ गेस्ट महोदय का संबोधन सुनेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। और आज की जो चर्चा रही वो इतनी महत्वपूर्ण थी जितनी कल रही थी, लेकिन इसकी जो प्रासंगिकता और भी बढ़ रही है, जैसे आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया है। और ये डॉक्टर विनय कुमार जी का जो ये अभियान है, स्वेच्छा का अभियान, जो योग आहार का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है कि स्वेच्छा से किया गया कार्य सफल होता है और बिना किसी दबाव के वो आगे बढ़ते हैं। और दबाव की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि डॉक्टर श्रवण कुमार जैसे अफसर हैं, डॉक्टर विनय कुमार जी जैसे अफसर हैं, आज उन कंपनियों के बारे में कह रहे हैं जो कंपनियां सरकार को हिला लेती हैं। और अमेरिका और कुछ अन्य देशों की अगर आप हिस्ट्री देखें, एग्रीकल्चर हिस्ट्री, तो इन देशों की जो बहुत बड़े-बड़े देश हैं, इन कंपनियों ने उनकी सरकारें बदलने में पूरी सफलता पाई है। तो ऐसे जो हमारे ऑफिसर हैं, इनको तो नमन है कि वो उतनी ही दृढ़ता के साथ और उतनी ही पहलवानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जितनी पहलवानी के साथ एक योगी जीवन को सफल बनाने के लिए और दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात है कि हमें जैसे आज पवन सर ने बताया कि हमें स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में ये डेमोन्स्ट्रेशन करें, तो ये जानकारी आगे बढ़ सकती है। किसानों के बीच डेमो किया जाए, तो जानकारी आगे बढ़ सकती है। जब विनय कुमार सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कल वो बता रहे थे कि मैं एंटोमोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरा ये कार्यक्षेत्र नहीं था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि अपने आस-पास इतने लोग बीमार हो रहे हैं और वो भी कैंसर जैसे बीमारियों से, तो इन्होंने कहा अब कुछ हो जाए, इस क्षेत्र में मैं, चाहे मेरा कार्य दूसरा है, इनका कार्यभार दूसरा है, लेकिन इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ये इसलिए कि प्राण घातक हम जो ज़हर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे बचना ज़रूरी है, तभी हमारी दुनिया बची रहेगी। और इस अभियान में हमारी अतिथि, मुख्य अतिथि, हमारे योगाचार्य, हमारे किसान, जो नए किसान जुड़ रहे हैं, उन सब का भी, आज के मंच पे भी जुड़े हैं नए किसान, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। और हम पुनः जुड़ेंगे, हम कई किसानों से उनका अनुभव नहीं सुन पाए हैं और कुछ लोगों तक शायद आवाज़ नहीं गई, कुछ लोगों के माइक ऑन नहीं हुए,
लेकिन पुनः आपसे संवाद भी करेंगे अलग से, और आप जब जुड़ेंगे अपने अनुभव सुनाएँगे, तो तब ये आशा और भी बलवती हो जाती है कि ऐसे किसान जो कि अपने क्षेत्र में, अपने खेत में फसल सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, खास करके इन विधियों से, यांत्रिक विधियों से, अगर आपके माध्यम से ही स्कूलों में, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में बात जाएगी और आप के माध्यम से ये डेमो किया जाएगा, तो ये संवाद, ये कम्युनिकेशन, ये संचार और भी सफल हो जाएगा, और भी सरल हो जाएगा, और ये वास्तव में एक जन आंदोलन बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं विचारों के साथ मैं आज की मुख्य अतिथि जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप इस मंच से जुड़े रहेंगे, ऐसी प्रार्थना है। जैसे आदरणीय विनय कुमार जी का संकल्प है कि वो इस कार्य को प्रत्येक किसान तक पहुँचाएँगे, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाएँगे। हम सभी के माध्यम से ये संभव होगा, ऐसी प्रार्थना आपसे है। आप जुड़े रहिएगा इस मंच से अगले दिनों भी, जब भी आपको समय मिले। आप व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तथापि आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की हमारी योग शिक्षिका बहन ने सर योग कराया, और जी, शायद अगर आप कुछ कहना चाहें सर? धन्यवाद दिनेश जी। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि इसको जन आंदोलन बनाने में हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं, जैसा कि एनआरएलएम ग्रुप में हमारे यहाँ हमने चालू कर दिया। एनआरएलएम ग्रुप को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं इसकी, और उनको मैंने यहाँ पे जैविक भवन में भी ट्रेनिंग दी, कैसे वो बनाएंगे, इसकी भी हमने ट्रेनिंग दी है। एक्चुअली हमारे सीडीओ साहब, डीएम साहब ने इसको मुहिम के रूप में लिया है। दूसरा, अभी हमने स्कूलों में भी इसको शुरू कराया है। स्कूलों में लाइट ट्रैप कैसा होता है वो दिखाया गया, कैसे फेरोमोन ट्रैप होता है, कैसे स्टिकी स्टिप होती, कैसे प्रयोग करते हैं, वो भी उनको एज ए मॉडल के रूप में दिखाया गया। तो हम लोग इसको बेसिकली ले जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक कमेटी फार्म कर रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में एज ए होल हमारे जिले में काम करेगी। तो हमने, चूंकि जिलाधिकारी महोदय का ये ड्रीम है कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे हम जन स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और इसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका रहेगी। इसको इतने हाई लेवल पे अगर आप पहुंचाएंगे तो इससे एक एक जन आंदोलन बन जाएगा, और जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक इस दिशा में हम लोग बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो मुझे इतना ही कहना था, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का मेरा नमन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। जी आदरणीय, और आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन है। और जैसे कि सूचना मिली है कि लखनऊ से ही आप लोगों के कार्य, आपने किसानों को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्य को भी सराहा है अपनी मन की बात में पिछले दिनों। और इसी क्रम में हम पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाओं से जुड़ी हुई सदस्य, अन्य संस्थानों से जुड़े हुए सदस्य, और आदरणीय श्री भगवान दास कुशवाहा जी, भारती ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश से हैं, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, आपके हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय, और साथ में गजानंद जी, और कल के मुख्य अतिथि हमारे एच जी। हम आपको पुनः मैं ले जाता हूँ करके कल बोलने आप बाबूजी सुन नहीं पाए, हाँ कल अपना फिर कुलदीप नियल जी, मीना जी, अंकानाथ जी, रघुवीर सिंह रावत जी, सिंह राजपूत जी, तुलाराम खेल जी, उमाशंकर जी, वैशाली विनायक जी, विनय कुमार सर जी, और विनय मिश्रा जी, योगहार की जो रिकॉर्डिंग टीम है, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, और आदरणीय रंजना बहन जी, जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और डॉक्टर विनय कुमार सर, आपने आज के मुख्य अतिथि को जोड़ा है और अन्य किसानों को जोड़ा है, सभी किसानों को, सभी मुख्य अतिथियों को, और साथ में जो इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा करेंगे, शायद मेरी आवाज बीच बीच में कट रही होगी, कुछ फोन आ रहे थे। और पुनः हम जुड़ेंगे आदरणीय, पुनः हम जुड़ेंगे। बहुत सारे बिंदु आज भी हमारे पास आए हैं, और जिसपे हम, जो कि कड़ियां बनेंगी इस कार्यक्रम को और इस अभियान को आगे बढ़ाने का। और जहाँ एक तो जन जन तक, एक विद्यार्थियों तक, किसानों तक, और आदरणीय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के मुखार बिंदु से अगर इस अभियान का आह्वान अगर जनता को हो, भारत देश को हो, तो ये एक ही दिन में जन आंदोलन का रूप ले लेगा, ऐसी भी प्रार्थना है।
जी धन्यवाद, प्रणाम। जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि परम पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से इसका आह्वान हो, तो एक टीम बना लीजिएगा और परम पूज्य स्वामी जी से भेंट करते हैं, परम सिद्धि आचार्य जी से भेंट करते हैं। तो ये आह्वान वहीं से परम पूज्य स्वामी जी जो लाइव टेलीकास्ट जो 200 देश लाइव देखते हैं, किसान भाई देखते हैं और नागरिक देखते हैं, सभी का प्रभाव, सबके लिए जरूरत है। हर नागरिक को इस IPM पद्धति को पसंद आएगा। ये अपन एक टीम बना करके और चलते हैं, भेंट करते हैं, ताकि इसका समाधान निश्चित निकल आएगा। परम सिद्धि आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से संवाद करके आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में अपन चलते हैं। यह एक टीम बना लें, कौन कौन चलेगा। अब मैंने आदरणीय विनय कुमार जी से चर्चा की थी, उस बात को फिर बीच में अभी संवाद नहीं हुआ। ये कार्यक्रम आज का सेशन भी पूरा नहीं हुआ है। कल मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय विनय कुमार जी से कि कल और जुड़े, क्योंकि किसानों के सवाल रह गए, सवाल पे सवाल आ रहे हैं, समय कम था। और जैसे आदरणीय अशोक पटेल जी का भी वो नहीं हो पाया। कई लोगों ने सवाल किए लेकिन नहीं ले पाए समय, क्योंकि 8:15 बज गए। कल फिर जुड़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। ओम।